दोस्तों से पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा, देखा नहीं तो आप इनको ज़रूर से चेकआउट करिएगा। सो ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि क्रूड का जो दाम है वो अभी काफ़ी नीचे आ चुका है। उसको लेकर अपन ने पिछले वीडियोस में बातचीत कर ली है। सो ब्रॉडर मार्केट की सिचुएशन ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं गिरावट नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि सभी कंपनी के स्टॉक्स चलेंगे। आपको बताइए कि जब भी बुल मार्केट होता है तो कहीं ना कहीं आपको बेयर मार्केट देखने को मिलता है, यानी कुछ सेक्टर्स होते हैं, कुछ ईटीएफ होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते हैं जो गिरते हैं। और उसी तरह से ब्रॉडर मार्केट अगर बेयर मार्केट में है तो आपको वहाँ पे भी कुछ कंपनीज मिलेगी जहाँ पे बुल मार्केट चल रहा होगा, यानी नंबर्स अच्छे आ रहे होंगे, उसके दम पे स्टॉक्स ऊपर जा रहे होंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं कुछ ईटीएफ्स को लेकर, यानी कमोडिटीज़ को लेकर, जहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट आने के चांसेस हैं। उसके बाद में स्टॉक्स को देखते हैं। सो फर्स्ट अपन आते हैं ईटीएफ, यानी जो कमोडिटी है जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर है। अब देखिए, आपको पता ही होगा रेट हाइक को लेकर जैसे ही चर्चा हुई थी उस समय मैंने आपको बता दिया था कि जो भी गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं या फिर जो भी वॉलेटाइल एसेट होती है उनके प्राइजेस नीचे आते हैं। सो गोल्ड तो अभी काफ़ी गिर चुका है, अभी तो $4,000 के ऊपर है, लेकिन ये ऊपर नीचे कभी 3900 समथिंग कुछ ऐसे करता हुआ देखने को मिल रहा है। सो 4000 के नीचे की जो गिरावट है गोल्ड के अंदर, ये काफ़ी बड़ी गिरावट मानी जा रही है। अब काफ़ी लोग इसमें गलती करेंगे गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर। सो उस गलती से बचने के लिए आप देखिए इसको। बाकी आगे स्टॉक्स पे अपन देखते हैं जहाँ पे काफ़ी बड़े खतरे हैं। सिल्वर 4 to 5% की गिरावट आप इसमें नोट कर सकते हैं। सो सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा चलता है तो ज़्यादा गिरता भी है। अभी सिल्वर के अंदर काफ़ी अच्छे ट्रेंड चल रहे थे, टेक्निकली सिल्वर अच्छा कर रहा था, तो यस उस हिसाब से अपन डिस्कशन कर रहे थे। जब ब्रेकआउट नहीं हुआ या ब्रेकडाउन हुआ तो उस हिसाब से अपन ने बातचीत की है। सिल्वर का गोल्ड का लॉन्ग टर्म चार्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म में कैसी सिचुएशन रहती है। ये स्टेबल नहीं होते, ये भी इक्विटी की तरह वॉलेटाइल होते हैं, कभी कभी इक्विटी से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और अब तो पता ही है आपको कि जो इनका नेचर था, कैरेक्टर था कि इक्विटी गिरेगा तो गोल्ड चलेगा, अब वो भी नहीं रहा है। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ये आपके सामने सिल्वर का चार्ट है और सिल्वर फाइनली अपने स्पॉट प्राइस पे, यानी इंटरनेशनल प्राइस पे ब्रेक डाउन दे चुका है। सो कल चांसेस काफ़ी हाई है कि अपना जो ईटीएफ है जिसमें सिल्वर भी है वो भी गिरे और शायद ब्रेक डाउन करे। टेक्निकल में क्या सिचुएशन उसको चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी, अगर आप देखोगे बड़े इन्वेस्टर्स को सुनोगे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सिल्वर और गोल्ड को बाय करने की बात कर रहे हैं पर्सनली, कि वो बाय करेंगे इन लेवल्स में अगर $55 के आसपास मिलता है, और उसी के आसपास अभी सिल्वर आ चुका है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है, एग्जैक्टली किसी को पता नहीं है, लेकिन डेटा अपन देखेंगे जिससे अपने को समझ में आए कि क्या पैटर्न है। अब ये गोल्ड है, गोल्ड का चार्ट आपके सामने है और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली गोल्ड अभी आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर नीचे है क्योंकि रेट हाइक का फियर है और उस वजह से प्रेशियस मेटल की जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स भी नीचे जा रहे हैं। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्टील कंपनीज है या फिर जो मिनरल कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स अभी नीचे जाते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में जो मुथूट फाइनेंस है, जो गोल्ड लोन वाली कंपनीज है, उनके स्टॉक्स भी अभी नीचे गए हैं। अब देखिए आईएनजी आपको फर्स्ट बता देता हूँ, अगर आपने ये लोगो देखा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं देखा हो तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ दे देता हूँ इसका। आईएनजी ग्रुप एक मेजर डच मल्टीनेशनल बैंक है, ठीक है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दुनिया के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसके अंदर इसका एक नाम आता है। और ये जो कंपनी है ना, ये रिसर्च करती है, फोरकास्ट करती है गोल्ड, सिल्वर, करेंसी, ऑयल, इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर। सबसे ज़्यादा फोरकास्ट इनकी आती है सोने चांदी के ऊपर। सो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर क्लोजली फॉलो करते हैं इनकी रिपोर्ट्स को, क्योंकि ये लार्ज इकोनॉमिकल कमोडिटी रिसर्च टीम के साथ में काम करते हैं। सो काफ़ी क्रेडिबल इनके सोर्सेज होते हैं और काफ़ी क्रेडिबल इनकी रिपोर्ट्स आती हैं और काफ़ी हद तक ये सही जाता है। सो अभी इन्होंने क्या पब्लिश किया है, अभी देखिए इन्होंने आईएनजी ने कट कर दिया है गोल्ड एंड सिल्वर की फोरकास्ट, क्योंकि राइजिंग यील्ड, स्ट्रॉन्गर डॉलर, ये प्राइजेस गिराए गए। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो गोल्ड एंड सिल्वर से पैसे निकलते हैं, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो वो एक रीज़न आप इसमें नोट कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग टर्म का चार्ट देखते हैं, जो कि आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। जब ये ऊपर जा रहा था गोल्ड एंड सिल्वर की, आपको पता होना चाहिए 1980 में टॉप बना था। देखो ये ऊपर है ना, ये सिल्वर है,
80 के बाद में 90 आ गया, उसके बाद में 2000 आ गया, यानी 20 साल तो यहीं पे गुजर गए। उसके बाद में और 5 साल गुजर गए, 25 साल तक कोई भी नया हाई नहीं बना। उसके बाद में फिर एक तेजी आती है, उसके बाद में 2011 में टॉप बनता है। सिल्वर ने तब भी ऑल टाइम हाई नहीं लगाया था। देखो नेचर समझो सिल्वर एंड गोल्ड का, सिल्वर का यहाँ पे हाई लग गया, लेकिन उसके बाद सिल्वर ने 2011 में टॉप बनाया था, लेकिन उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। जबकि गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का हाई यहाँ पे था, अपने हाई को तोड़ा। उसके बाद में फिर 2010 से लेकर 2020 तक गिरावट थी, 10 साल नहीं चला, उसके बाद में फिर तेजी आती है। सो लॉन्गर टर्म में रिटर्न्स किसने अच्छी दी? गोल्ड ने, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा कंसिस्टेंट है सिल्वर के कंपैरिजन में। और ये भी चार्ट मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार, इसके अंदर भी आप देखोगे तो आपको वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सो कहने का मतलब है कि गोल्ड एंड सिल्वर में से अगर किसी को चूज करना है तो गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में कम करते हैं। जैसे एक ETF आपके सामने मैंने स्टडी पर्पस के लिए रखा था, जिसमें मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF था। उसके अंदर गोल्ड का एलोकेशन आई थिंक 60 था, सिल्वर का 40 था। तो ये 70-30 या 60-40 का एलोकेशन इन्वेस्टर्स देके चलता है। ठीक है, वो चीज़ आपको समझनी है। अगर आपने उल्टा किया है तो फिर उसका रिजल्ट भी उल्टा आएगा। अब देखिए यहाँ पे अपन समझते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपने POV के हिसाब से बाय सेल कर रहे हैं, और गोल्ड एंड सिल्वर गिरना देखो बहुत एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है इंडिया के अंदर, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को फिजिकली भी लिया जाता है, ज्वेलरी के लिए भी लिया जाता है, और आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी स्टोर करके रखा जाता है। सो जब ये ऊपर जा रहे थे काफ़ी हल्ला मचा था, और अब ये नीचे आ रहे हैं, सो अच्छी बात है। सो फिलहाल हम देखें, सपोर्ट अभी तक टूटा नहीं है, अभी स्पॉट प्राइस गिरा है तो कल ETF भी गिरेगा। सो ये जो इसका बॉटम दिख रहा है ना आपको यहाँ पे कहीं पे, हम इसमें अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो मोटा मोटी हम बोल देंगे 10%, 10% का गैप है। और 10% की गिरावट काफ़ी बड़ी गिरावट हो जाती है कमोडिटीज़ के मामले में। ठीक है, तो ये आपको गोल्ड का डे चार्ट बताएगा। सेकेंड आप देखोगे सिल्वर, तो सिल्वर के अंदर आपको, चलो गोल्ड को समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि गोल्ड ज़्यादा कंसिस्टेंट है सिल्वर के कंपैरिजन में। अब गोल्ड का आपको मंथली चार्ट दिखेगा, ये गोल्ड B है, और इसमें यहाँ पे जब गोल्ड गिरा था तो 30% के आसपास गिरा, फिर कई सालों तक उसी लेवल पे रहा। उसके बाद में तेजी आती है 20 की, उसके बाद फिर गोल्ड 30% के आसपास गिरा, गोल्ड B हम बोल सकते हैं, और कुछ साल तक ये उसी प्राइस पे था। अभी का जो प्राइस है वो आई थिंक 18% नीचे है, लेकिन अगर जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉटम बना था उसको कैलकुलेट करूँ तो वो 28% या 29%, मोटा मोटी हम बोल सकते हैं 30% के आसपास आता है। सो क्या ये ट्रेंड रिपीट होगा कि कई साल तक गोल्ड अब इधर ही घूमेगा, उसके बाद एक नई जंप आएगी? चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि आपको यही सीन इसमें दिख रहा है। तो अगर यहाँ तक गोल्ड आता है सो वो एक बहुत सही प्राइस होगा इन्वेस्टर के लिए, जो भी गोल्ड रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, चाहे वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हो, चाहे वो मार्केट आगे कभी गिरे गोल्ड संभाले उस बेसिस में हो, या फिर वो रखने के बेसिस पे हो। तो ये टाइम होता है, ये नहीं होता है कि जब भाग रहा है तब पकड़े। ठीक है, काफ़ी लोग यही गलती करेंगे। सेकंड सिल्वर की बात करें, देखो यहाँ पे मिस्टेक काफ़ी बड़ी होगी। सिल्वर का कुछ अता पता नहीं है, सिल्वर कितना भी नीचे जा सकता है। ठीक है, तो सिल्वर के अंदर तो ट्रेडर ही एक्टिव रहे, या जो इन्वेस्टर है वो देखें कम से कम वीकली ब्रेकआउट का सीन। अगर वीकली पैटर्न में रिवर्सल आ गया, जैसे यहाँ पे आया था, पहले आया था, तब जाके सिल्वर फिर इन्वेस्टेबल होगा, अदरवाइज सिल्वर काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। अब दोस्तों हम स्टॉक्स की बात करते हैं। देखो फर्स्ट कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, आपके पास नहीं होगा क्योंकि आप देखते हो चैनल को, आप समझते हो सब चीज़ें। स्टिल यहाँ पे काफ़ी लोग गलती करते हैं, जो नए सब्सक्राइबर आई थिंक वो ये गलती कर रहे होंगे, क्योंकि देखो कोई तो ले रहा था इसको। पिछले 5 दिनों में स्टॉक ऊपर गया, 15% ऊपर गया। ये UC आपको देखने को मिल रहेगा, अपर सर्किट नहीं पता होता है लोगों को। सो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसके अंदर काफ़ी बड़े कुछ घपले हुए थे। अब देखो आज न्यूज़ आती है शाम को 4-5 बजे के आसपास, और पहले ही आज इसने LC लगा दिया। सो ईडी ने रेड मारी है बेंगलुरु मुंबई के ऑफिस के अंदर, और उसके अंदर कुछ मिसिंग मिला है इनको रिकॉर्ड फॉरेन ट्रांजैक्शंस के। जिन्होंने फॉरेन ट्रांजैक्शंस किए उनके रिकॉर्ड है ही नहीं, उड़ा दिया इन्होंने। तो ये काफ़ी बड़ी सजा का एक पात्र बन जाता है अगर आप एविडेंस या फिर जो भी डेटा है उसको गायब करते हो तो। साथ में आप देख सकते हैं 30 बिलियन रुपीस का यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल मिला है अगेंस्ट पेबल राजेश एक्सपोर्ट। ये क्या करते हैं, यहाँ का पैसा फॉरेन में भेजते हैं,
उसको मनी लॉन्ड्रिंग और भी काफ़ी सारे केसेस के अंदर इसको देखा जाता है। साथ में आप देख सकते हैं कि यूजुअल जो बिजनेस प्रैक्टिस है वो थोड़ा सा अलग मिली है। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट और डिजिटल एविडेंस को सीज भी किया है। तो ऐसी कंपनी से बच के रहना चाहिए। ब्रेकडाउन अगर आपको दिख जाए ना, बस खेल खत्म है, फिर मिलेगा नहीं वो स्टॉक कभी आपको ऊपर। येस बैंक आज तक नहीं चला है, चला होगा बट ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा है। और भी काफ़ी सारी कंपनीज है जो उभर नहीं पाती है। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनीज होती है, टाइमली एग्जिट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के अंदर। इसके बाद में डिक्सॉन, देखो डरो मत, राजेश एक्सपोर्ट के साथ में इसको डिस्कस कर रहा हूँ तो ये नहीं है कि इसके अंदर वो खराबी है, बस एक न्यूज़ है जो थोड़ी नेगेटिव है, उसको चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूज़ आई थी 12:30 बजे के आसपास, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रैम है और जो कंपोनेंट है मोबाइल में लगते हैं, लैपटॉप में लगते हैं, उनकी जो चिप है ना वो अभी बन नहीं रही है, क्योंकि जो भी बनाता है वो एआई चिप बनाना शुरू कर चुका है, क्योंकि उसमें उनकी ज़्यादा कमाई है। सो ये चिप नहीं बनेगी तो जो लोग बना रहे वो महंगे में बेचेंगे। और वही चीज़ हो चुकी है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ना ये गिर चुका है 12 से लेकर 15% जून के अंदर। बजट सेगमेंट के जो फ़ोन और लैपटॉप हैं वो महंगे होने की वजह से कौन खरीदेगा जब वो बजट में आते हैं तो। सो ये एक प्रॉब्लम है। बाकी हमने ट्रेंड देखा, रिवर्स हुआ, उसके बाद में जॉइंट वेंचर की न्यूज़ आती है कि नहीं होगा, स्टॉक गिरा। तो ठीक है, अभी बहुत स्मॉल तेजी या बहुत ही स्लो तेजी के साथ में स्टॉक चल रहा है, कोई बहुत बड़ा इसमें ऐसा कुछ है नहीं पॉजिटिव ट्रिगर। सो उसके बेसिस पे आपको इसको जज करना है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।